हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7, जी हाँ। जहां पर थोड़ा एम्फेसाइज करूं बेटा, उस सेक्शन को जरूर याद रखिएगा। सप्लाई का है सेक्शन 7 और इसके मल्टीपल सब सेक्शन है और क्लॉजेस हैं जो मैं आपको याद करा दूंगा। अंडर जीएसटी टैक्सेबल एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जब गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर लगता है जीएसटी। तो किस टाइम पर सप्लाई की जाती है इसके लिए तो हम आगे पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई, तो जब सप्लाई की जाती है, जिस डेट पर सप्लाई की जाती है, लायबिलिटी ऑफ जीएसटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हमें टैक्स पे करना होता है। वर्ड क्या है? जब सप्लाई की जाती है, जब गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की जाती है। गुड्स कर लिया, सर्विसेज कर ली, क्या करना है? सप्लाई। अरे भाई, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई? सप्लाई एक बहुत बड़ा वर्ड यहां पर दिया गया, छोटा सा नजर आ रहा है मगर सप्लाई की डेफिनेशन बहुत वास्ट है। फर्दर सप्लाई की डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव नहीं रखा गया है, इंक्लूसिव रखा है। मतलब गवर्नमेंट के पास, लॉ मेकर के पास, कोर्ट्स के पास, एपरेट अथॉरिटीज के पास पावर है कि जो वर्ड एक्सप्रेसली यहां पर नहीं लिखा गया है मगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करता है तो उन्हें सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट ने सप्लाई में और एलिमेंट जो यहां नहीं लिखे हैं उनको फ्यूचर में शामिल करने के लिए लिटिगेशन में, ठीक है, पावर अपने पास रखी है। तो सप्लाई की डेफिनेशन शुरू होती है सप्लाई इंक्लूड्स। कहां से शुरू होगी बच्चे? सप्लाई इंक्लूड्स। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे पास सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 है। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में। इसका मतलब ये जो बाकी के तीन हैं बेटा, ये तीनों क्या हैं? ये हेल्पिंग सेक्शंस हैं। ठीक है, ये हेल्पिंग सेक्शंस है। तो जो मेन सेक्शन है सप्लाई की डेफिनेशन का वो है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। और सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में भी हमारे पास तीन क्लॉज हैं। सेक्शन 7 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। पहले क्लॉज डी भी हुआ करता था मगर वो ड्राफ्टिंग मिस्टेक थी जिसे जीएसटी एप्लीकेबल होने के कुछ समय बाद हटा दिया गया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको हटा दिया गया और उसकी जगह सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो जो डेफिनेशन हमें मिलेगी वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में मिलेगी। उसके तीन क्लॉज हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। बेटा यहां पर डेफिनेशन के सेक्शंस को प्लीज याद करना। आई वुड सजेस्ट कि जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, 1 ए है, 2 है, 3 है और 7 1 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, उनको थोड़ा सा सेक्शन के साथ याद रखना हेल्प होगी एग्जाम में। क्योंकि जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो बार बार डेफिनेशन हमें देने की या रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ सेक्शन के अकॉर्डिंग साथ हम रेफरेंस लेंगे। तो चलिए सप्लाई की डेफिनेशन पर करते हैं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सप्लाई अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 includes supply includes supply includes clause A supply includes clause A all forms of supply of goods, services, both। हर तरह की सप्लाई। देखिए किस तरीके से लॉ मेकर ने
डेफिनेशन दी, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब है हर तरह की सप्लाई। सर यही तो पूछ रहे हैं, सप्लाई का मतलब क्या है? वो कहते हैं हर तरह की सप्लाई। ठीक है, मतलब क्लियर डेफिनेशन नहीं है यहां पर बेटा, क्लियर डेफिनेशन नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मगर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्लियरिटी क्रिएट करने के लिए। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ फॉर कंसिडरेशन, for consideration by one person to another। दो लोगों का होना जरूरी है सप्लाई में, एक सप्लाई देने वाला, एक सप्लाई लेने वाला। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी डिस्कस करेंगे, जहां पर एक ही व्यक्ति सप्लाई ले रहा है, एक ऑफिस से अपने सप्लाई ले रहा है, दूसरे को दे रहा है, वहां पर उन्हें दो अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस दो व्यक्तियों का, दो अलग अलग लोगों का होना जरूरी है। एक व्यक्ति जो सप्लाई दे रहा है, एक व्यक्ति जो सप्लाई ले रहा है। ठीक है, और उसके बदले वो कंसिडरेशन भी दे रहा है। ठीक है, कंसिडरेशन मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर in course or furtherance of business। ये जो सप्लाई है ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, चाहे मेन है या एंसिलरी है, ठीक है, सेकेंडरी है, मगर ये बिजनेस में होनी जरूरी है, बिजनेस एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। तो सप्लाई का मतलब है सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर ए कंसिडरेशन बाय वन पर्सन टू अनदर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ये बार बार वर्ड आएगा। तो हर तरह की सप्लाई जिसमें गुड्स या सर्विसेज शामिल है, कंसिडरेशन के लिए की जा रही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को की जा रही है, और ये बिजनेस के अंदर की जा रही है। मतलब जो सप्लाई दे रहा है व्यक्ति, ठीक है, ये उसके लिए क्या है, ये उसकी बिजनेस एक्टिविटी है, उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये है सप्लाई। अभी भी क्लियर नहीं होता, कहते हैं सर ये भी क्लियर समझ आता है, कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए, ये भी समझ आता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होनी चाहिए, सर ये भी समझ आता है कि वो बिजनेस मैन है जो ये सप्लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई लेने वाला कोई भी व्यक्ति है, मगर देने वाला कौन होना चाहिए, जो सप्लाई देने वाला है वो कौन होना चाहिए, वो बिजनेसमैन होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। बट सर अभी भी मुद्दा तो यही है कि सप्लाई का मीनिंग क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई में हर तरह की सप्लाई शामिल है। बेसिकली एनी ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स, ध्यान से सुनिएगा, एनी ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व्स गुड्स और सर्विसेज, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट है, ये ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, मतलब दो लोगों के बीच में हो रही है, इसमें कंसिडरेशन शामिल है। और जो व्यक्ति ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो व्यक्ति ये गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, वो एक बिजनेसमैन है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को, उस ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई कहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको समझो, फिर लॉ में करने का, अच्छा परेशान मत हो, हम इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। अब उन्होंने कहा सच एज, अब थोड़ी राहत मिली कि चलो यार कुछ समझाने की कोशिश तो की, क्योंकि प्लेन रीडिंग से तो कुछ समझ नहीं आया। दोबारा सुनेगा मेरी बात। सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए, लीगल लैंग्वेज क्या है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई of goods, services or both for a consideration by one person to another in course or furtherance of business। ठीक है, आसान शब्दों में कोई भी एक्टिविटी जिसमें गुड्स या सर्विसेज शामिल हैं, दो व्यक्तियों के बीच में है, कंसिडरेशन के लिए है, और एक्टिविटी गुड्स या सर्विसेज देने वाला व्यक्ति बिजनेसमैन है, उस एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये आसान शब्दों में हुआ। फिर लॉ में करने का, चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। सच एज सेल्स, उन्होंने कहा देखो सेल, सप्लाई जैसे कि सेल्स, एग्जाम्पल दिया, सप्लाई का एग्जाम्पल दिया सेल।
सेल। अब जरा ध्यान से देखो, गुड्स सेल किस चीज की होती है? गुड्स की। सर्विसेज की सेल नहीं होती, ठीक है, प्रोविजन होता है। तो गुड्स की क्या होती है? सेल। तो इसका मतलब अगर गुड्स की सेल की जा रही है, सेल सेल मतलब फॉर ए कंसिडरेशन, वो तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स सेल कर रहा है, ठीक है, और ये उसका बिजनेस है गुड्स को सेल करना, तो ये जो सेल वर्ड है ये सप्लाई है जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा देखो ट्रांसफर। इसमें 8 एग्जाम्पल दिए बेटा उन्होंने, मैं 8 के 8 एक लिस्ट में लिखता हूं, एक काम करता हूं, 8 एग्जाम्पल दिए हैं। सेल्स, नंबर 2 ट्रांसफर। ट्रांसफर, उन्होंने कहा ट्रांसफर, अगर गुड्स का ट्रांसफर, सर्विसेज का ट्रांसफर नहीं होगा, अगर गुड्स का ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर गुड्स का ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसमें कंसिडरेशन शामिल है, और ये जो ट्रांसफर करना आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे सप्लाई मानेंगे जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझना इस थोड़ा कंटेक्स्ट में, क्योंकि आप कहेंगे सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड ट्रांसफर। बेटा ट्रांसफर एक बड़ा वर्ड है जिसमें सेल्स शामिल होता है। ट्रांसफर इज अ बिगर टर्म विच इंक्लूड्स सेल्स, ठीक है, विच इंक्लूड सेल। अगर ट्रांसफर की डेफिनेशन आपको याद है, अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ा होगा, जब कैपिटल गेन पढ़ते हैं तो वहां पर डेफिनेशन आती है ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment। तो ट्रांसफर इज कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, ट्रांसफर इज ए कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। ट्रांसफर जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, मैंने वर्ड यही तो बोला था, क्या बोला था कि जब एक व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज दूसरे व्यक्ति को देता है, ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड विच इंक्लूड्स सेल्स ऑल्सो, विच इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑल्सो, विच इंक्लूड्स बार्टर सिस्टम ऑल्सो। बट यहां पर एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको बच्चे देता हूं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होता। जस्ट 1 minute, आई एम गेटिंग बैक, देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज। या हाँ बच्चे, जैसे हम बात कर रहे थे, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स नहीं होते, ठीक है, उन्हें सर्विस में कवर किया जाता है। हमने भी पढ़ा था कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में कवर की गई है, मगर ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी केवल हम उसे ही सर्विस में कवर करेंगे। अब बेसिकली जो बिल्डिंग होती है, वो इमूवेबल होती है। अब जब इमूवेबल है तो वो गुड्स तो नहीं होती, वो सर्विस हो सकती है, मगर जो बिल्डिंग की सेल या परचेज होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। बट हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, जब उसकी बुकिंग की जाती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के पास पावर है जीएसटी चार्ज करने की। ये थोड़ा आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बेटा आगे जाकर पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इस मैं ट्रांसफर वर्ड को आपको समझा रहा हूँ। तो वहां पर जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कराया जा रहा है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जब ट्रांसफर किया जाता है, बुकिंग किया जाता है, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है, उसे सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट, बार्टर। बार्टर, बार्टर मतलब सामान दो लो, गुड्स लो, सर्विसेज लो, गुड्स दो, ठीक है। मतलब यहां पर जो गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स के जैसे सेल में क्या होता है, अगर आप गुड्स दे रहे हो, अगर सेलर गुड्स दे रहा है तो बायर उसके बदले मनी देगा, मॉनेटरी कंसिडरेशन। बार्टर में जो कंसिडरेशन होता है वो नॉन मॉनेटरी होता है, मतलब जो एक व्यक्ति है अगर वो गुड्स दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति गुड्स के बदले गुड्स देगा या गुड्स के बदले सर्विसेज देगा, बार्टर सिस्टम, ठीक है। दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द सप्लाई। तो भाई कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, बट कंडीशन इज ये बिजनेस एक्टिविटी होनी जरूरी है, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी होनी जरूरी है। नेक्स्ट, एक्सचेंज।
सप्लाई सच एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सच एज जैसे कि एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफर आते हैं, पुराना टीवी दो नया टीवी ले जाओ, ठीक है, तो भाई वो भी क्या है, वो सप्लाई है। आप पुराना टीवी लेके जाते हैं, नया टीवी है 50,000 रुपए का, पुराने टीवी की वैल्यू है 5,000 रुपए, आप 45,000 रुपीज देते हैं, साथ में पुराना टीवी देते हैं, नया टीवी मिल जाता है, ठीक है। अब वो साम सेलर कहे कि सर मैंने सेल तो की नहीं है, तो मैंने एक्सचेंज किया है, तो गवर्नमेंट कहती है चिंता मत करो, हम तो कह ही रहे हैं कि सप्लाई सच एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सच एज एक्सचेंज, तो यस ये भी सप्लाई है। तो यहां पर जो 45,000 रुपीज है वो तो मॉनेटरी कंसिडरेशन है, वो जो 5,000 वो जो टीवी आ रहा है जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए लगाई गई है वो नॉन मॉनेटरी कंसर्न है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, सप्लाई। टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, 45,000 या 50,000। जो सेलर है उसे जीएसटी किस पर पे करना पड़ेगा, 45 या 50 पर। ये पढ़ेंगे वैल्यूएशन के केस में कि जब नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है या मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों आते हैं, तो जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है, ठीक है जी। वो बार्टर के सिस्टम में भी सही है। नेक्स्ट, लाइसेंस, लिख लो पहले, रेंटल, लीज। अब एक्चुअली ये जो तीनों एक्टिविटी है ना, लाइसेंस, रेंटल या लीज, ये तीनों एक्टिविटी क्या है, ये सर्विस है, ये गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज हैं। अब डिफरेंस देखो इसमें एक्चुअली क्या है। जनरली जो रेंट या लीज पर दी जाती हैं वो टेंजिबल एसेट्स दी जाती हैं। जब टेंजिबल एसेट्स को यूज करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, तो कहा जाता है हमने प्रॉपर्टी किराए पर दी, तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, टेंजिबल। तो जनरली जब टेंजिबल एसेट्स यूज करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, तो कहा जाता है रेंटल या लीज वर्ड यूज किया जाता है बेटा। मगर जब इंटेंजिबल एसेट्स जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिन्हें कहा जाता है कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ठीक है, एक्सेट्रा, यूज करने के लिए दिए जाते हैं, उसके बदले जो पैसा होता है, ठीक है, वो जो यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं उसके लिए वर्ड कहा जाता है लाइसेंस। मेरे पास एक पेटेंट है, मैं उससे यूज करने का लाइसेंस आपको देता हूं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको रेंट पे दे देता हूं। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको लीज पर दे देता हूं। समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जो लाइसेंस वर्ड है वो यूज वो कब इस्तेमाल होता है, वो लाइसेंस का पिक्चर में आता है जब इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए किसी व्यक्ति को दी जाती है, ठीक है। यूज यहां पर परमानेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा, क्योंकि अगर परमानेंट ट्रांसफर है तो यहां पर हो गया, परमानेंट ट्रांसफर है तो यहां पर हो गया। अब एक और वर्ड यहां पर देखो ट्रांसफर के लिए एग्जांपल, कि अगर मैंने गुड्स को, जैसे कार, अब जरा कार वर्ड को समझना, कार को सेल किया तो बेटा यहां कवर है, कार को किराए पर दिया, रेंटल। आपके पास एक पेटेंट है, आपने पेटेंट, अब पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेंजिबल एसेट है, उसके लिए वर्ड सेल यूज नहीं होता, उसके लिए वर्ड बेटा क्या यूज होता है, ट्रांसफर। समझ रहे हैं, तो लॉ में करने का हम सब कवर कर लेंगे। तो अगर पेटेंट परमानेंटली दे दिया तो वो हो गया ट्रांसफर। अगर आपने पेटेंट यूज करने के लिए दिया तो मतलब आपने उसका लाइसेंस दिया है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या हुआ बेटा, रेंटल और लीज वर्ड यूज किया जाता है जब टेंजिबल एसेट्स के रिलेशन में बात होती है, लाइसेंस जब इंटेंजिबल एसेट्स के रिलेशन में बात होती है। लास्ट एग्जांपल जो दिया गया, डिस्पोजल, डिस्पोजल खत्म कर रहे हो, डिस्पोजल। सेल और डिस्पोजल में थोड़ा सा देखो डिफरेंस क्या हुआ। सेल मतलब वो आपकी मेन एक्टिविटी है, डिस्पोजल ये आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है। आपका बिजनेस है, आपकी ज्वेलरी शॉप है, तो जो आप उसमें ज्वेलरी बेच रहे हैं, जो आप ज्वेलरी की बेच रहे हैं वो मेन एक्टिविटी है, तो हम वहां पर वर्ड यूज क्या करेंगे, सेल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ज्वेलरी मतलब गुड्स, बेच रहे हो ना, कंसिडरेशन, आप बेच रहे हो दूसरे व्यक्ति को 1% टू अनदर, और वो आपकी बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। तो मतलब वो जो ज्वेलरी आप दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं वो है सप्लाई, ठीक है। एग्जाम्पल सच है सेल, उन्होंने तो कहा है। आपके ज्वेलरी शॉप में फर्नीचर था जो पुराना हो गया, आप उस फर्नीचर को सेल कर रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर को सेल कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझना, फर्नीचर
गुड्स है। यहां पर गुड्स का मतलब वो नहीं है जिसमें आप डील कर रहे हैं, यहाँ पर गुड्स, ठीक है, यह गुड्स का मतलब वो नहीं है जिसमें डील कर रहे हैं, वो तो अकाउंट्स की बात हो गई, इनकम टैक्स की बात हो गई। यहाँ पर गुड्स का मतलब है एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट, ठीक है। गुड्स, आप ज्वेलरी की शॉप है, उसमें पुराना फर्नीचर रखा हुआ है जो आप सेल कर रहे हैं, तो फर्नीचर क्या गुड्स है? यस, एनी काइंड ऑफ मूवेबल एसेट। कबाड़ी को सेल कर रहे हैं, 1% टू अनदर, पैसा मिल रहा है फॉर ए कंसिडरेशन। भाई साहब, ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी मेन होना हो, मगर ये बिजनेस में ही कर रहे हैं ना, इसकी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो आप एंट्री कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करोगे ना, बिजनेस की बुक में करोगे ना, जब आपने उसे खरीदा होगा तो आपने उसे बैलेंस शीट में दिखाया होगा, उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं और आप उसको सेल कर रहे हैं, तो इट इज इन कोर्स ऑफ बिजनेस। दो इट इज नॉट योर मेन एक्टिविटी, इट इज सेकेंडरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। मैंने आपसे पहले ही कहा था बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है, मेन है सेकेंडरी मैटर नहीं करता। मतलब ये बिजनेस की एसेट है जो आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस की एसेट है, तो यस, इट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अब ये है बेटा डिस्पोजल। तो जो आप पुराना फर्नीचर सेल कर रहे हैं, पुरानी मशीनरी सेल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, आप उनको सेल कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर आते हैं, फिर 2 महीने में रद्दी इकट्ठी हो जाती है, उसको बेच देते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो डिस्पोजल है, दैट इज सप्लाई। गवर्नमेंट हैज फुल पावर उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए जब तक वो एग्जेम्प्ट ना हो, ठीक है। तो देखो गुड्स भी हो गया, क्योंकि गुड्स नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब एक और एग्जांपल देखिए, आपके घर में पुराना फर्नीचर रखा है जो आप कबाड़ी को दे रहे हैं। आपके घर में पुराना फर्नीचर है जो आप कबाड़ी को दे रहे हैं, फर्नीचर गुड्स हैं, कबाड़ी को दे रहे हैं 1% टू अनदर, पैसा तो मिलेगा ना, फ्री में तो नहीं दे रहे कंसीडरेशन। मगर भाई साहब वो आपका पर्सनल एसेट है, वो बिजनेस की एसेट नहीं है, उसमें बिजनेस में कोई एंट्री नहीं कर रखी। तो आप अगर घर का फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर नहीं होगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा वो सप्लाई नहीं है, हो सकता है आगे कवर हो जाए, बट वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर नहीं होता बेटा। तो जो घर से आप घर का पुराना फर्नीचर, पुरानी रद्दी बेच रहे हैं, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में कवर नहीं है। अगर क्लॉज बी या क्लॉज सी में कवर हो जाएगी तो वो सप्लाई होगी, और अगर वो क्लॉज बी एंड सी में भी कवर नहीं होगी तो हम फिर उसको सप्लाई नहीं कहेंगे, ठीक है, बता देता हूं, वो कवर नहीं होगी अभी आगे, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब है हर तरह की गुड्स, हर तरह की सप्लाई जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज या दोनों शामिल हैं। 1% टू अनदर कंसिडरेशन होना जरूरी है, और ये बिजनेस की एक्टिविटी होना जरूरी है। मेन एक्टिविटी होना हो मगर ये बिजनेस इन्वॉल्व होना चाहिए। मतलब जो व्यक्ति ये सप्लाई कर रहा, जो व्यक्ति ये ट्रांजैक्शन कर रहा है, जो ये दे रहा है, वो बिजनेस या प्रोफेशनल होना चाहिए, उसकी बिजनेस या प्रोफेशनल एसेट होनी जरूरी है, ठीक है जी। जिसके अब आगे कुछ एग्जांपल आपको दिए गए हैं बेटा। ये सच है, सच है का मतलब है ये एग्जांपल है। मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन है सप्लाई इंक्लूड्स, तो उन्होंने कहा भाई सप्लाई इंक्लूड्स, सिर्फ यही नहीं, ये तो हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, तो इसके अलावा भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज शामिल हैं, कंसीडरेशन है, 1% टू अनदर है, बिजनेस एक्टिविटी है, उसे हम सप्लाई की डेफिनेशन में शामिल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने तो लिखा है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो लॉ मेकर ने अपने पार्ट पे रखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज बी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। सप्लाई में और क्या शामिल है बेटा? सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, ठीक है, फॉर कंसिडरेशन। सप्लाई includes section 7 subsection 1 clause b, supply includes import of services। देखो यहां पर वर्ड यूज किया गया था गुड्स, सर्विसेज और बोथ। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में सप्लाई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों शामिल थी, मगर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में केवल और केवल किसे शामिल किया गया है? सर्विस को शामिल किया गया है। पहले उसका लॉजिक समझो क्या है बच्चे। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर ना कस्टम्स एक्ट लगता है। इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, जब हम यूएसए से
गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो इसके लिए अलग से कस्टम्स एक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगती है। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर पहले भी कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, वो सर्विस टैक्स में कवर होती थी, अब ये जीएसटी में कवर होती है। तो समझिएगा जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है बच्चे, ये कवर कहां किया गया है, ये अभी भी, ठीक है, ये कस्टम्स में कवर नहीं होता, ये कवर होता है जीएसटी में। इसका मतलब ये भी समझो जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो कस्टम्स में होता है, उसको जीएसटी में गलती से मत लिख देना। तो पॉइंट बी है सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मगर कंडीशन क्या है सर, फ्री सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, फ्री नहीं होनी चाहिए। किसके लिए होनी चाहिए, कंसीडरेशन। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है, चाहे ये बिजनेस पर्पस के लिए हो या ये पर्सनल पर्पस के लिए हो। बेटा एक्चुअली जब हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बात कर रहे थे ना, तो यहां पर जो एम्फसाइज दिया गया था, बेसिकली यहां पर जो एम्फसाइज दिया गया था ये आउटवर्ड सर्विस पर दिया गया था, सॉरी आउटवर्ड सप्लाई नॉट सर्विस। ये आउटवर्ड सप्लाई मतलब हम कुछ सप्लाई कर रहे हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं लाइसेंस दे रहा हूं, मैं रेंट पर दे रहा हूं, मैं लीज पर दे रहा हूं, मैं डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं एसेट को। तो बेसिकली जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 एम्फसाइज कर रहा था वह गुड्स एंड सर्विसेज की आउटवर्ड सप्लाई पर कर रहा था, आउटवर्ड देने वाले व्यक्ति के ऊपर, कि जो व्यक्ति सप्लाई कर रहा है हम उसकी बात, ठीक है, वहां पर आ रहा था पिक्चर में कि सप्लाई जा रही है। अब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है, इंपोर्ट। इंपोर्ट, अब आप सप्लाई दे नहीं रहे हैं, आप सप्लाई ले रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो बेटा क्लॉज है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इट इज टॉकिंग अबाउट इनवर्ड सप्लाई के सर जो सप्लाई आ रही है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर रिवर्स चार्ज की सिचुएशन हम बेटा क्रिएट करेंगे, रिवर्स चार्ज की सिचुएशन, ये रिवर्स और फॉरवर्ड क्या होता है, ठीक है, अभी इसको बाद में चर्चा करेंगे। बट याद रखिएगा यहां पर आसान शब्दों में, यहां पर जो सप्लाई व्यक्ति दे रहा है वो टैक्स पे करेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, वो होता है फॉरवर्ड चार्ज। यहां पर जो व्यक्ति सप्लाई रिसीव कर रहा है वो टैक्स पे करेगा, ठीक है, जिसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। चलो ठीक है, अभी वो लिखना मत नोट्स में, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। तो सप्लाई इंक्लूड सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स नहीं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, मगर कंडीशन क्या है, इट शुड बी फॉर अ कंसीडरेशन। हाँ, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो। अब इसको जरा ऐसे समझो, इसको बेटा थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करो। दोबारा कह रहा हूं, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा उसको छोड़ दो, सप्लाई है या नहीं अभी तो इसको समझो। नेटफ्लिक्स यूएसए बेस्ड कंपनी, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नेटफ्लिक्स रजिस्टर्ड कंपनी है भाई साहब, नेटफ्लिक्स के शेयर डील होते हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी कंपनी है कि उसके वहां शेयर लिस्टेड है जिसमें डील होती है, अच्छे रेट पर है। तो नेटफ्लिक्स यूएस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। आप इंडिया में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। अभी उसकी और टेक्निकल पार्ट्स में मत जाना, सिर्फ एग्जाम्पल को समझो। नेटफ्लिक्स कहां पर है, यूएस में, आप कहां पर है, इंडिया में। तो जब आप नेटफ्लिक्स से सर्विसेज ले रहे हैं, दिस इज व्हाट, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। ये क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। पैसा देते हैं, फ्री में तो नहीं मिलती, फॉर ए कंसिडरेशन। सर यहाँ तो पर्सनल पर्पस भी है। तो याद रखिएगा बेटा, अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विसेज का आप इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर ए कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए करें या पर्सनल पर्पस के लिए करें, वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होता है, ठीक है। ये इनवर्ड सप्लाई होती है। जो हमने क्लॉज में पढ़ी वो क्या थे, आउटवर्ड सप्लाई थे, ये क्या है, इनवर्ड सप्लाई है। सप्लाई आ रही है, वहां पर सप्लाई जा रही है। अच्छा, इसको चलो और बेहतर एग्जाम्पल देता हूं, नेटफ्लिक्स को छोड़ो और बेहतर एग्जाम्पल देखो। आपको अपना घर, आपको अपना घर डिजाइन कराना है। आपने कहा यार मैं तो एक इंटरनेशनल आर्किटेक्ट है, उससे अपने घर का डिजाइन कराऊंगा। मैंने एक बार मैं यूएस गया था, मैं
यूएस गया था, वहां पर मैंने उसके बनाए हुए घर देखे, इंटीरियर देखकर मजा आ गया, ठीक है, तो मैं तो उसी से अपना घर डिजाइन कराऊंगा। आपने सारी डिटेल उस डिजाइनर को भेज, आर्किटेक्ट को भेज दी, इंटीरियर डिजाइनर को आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, वो कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है जो सर्विस दे रही है, आपने अपने घर के लिए, वर्ड में यूज कर रहा हूं, घर के लिए उसकी सर्विसेज ली, ठीक है, और फ्री में तो नहीं देगा, पैसे लेगा, तो दिस इज व्हाट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, यस, फॉर ए कंसिडरेशन, यस, घर मतलब पर्सनल पर्पस, दैट इज सप्लाई। मुझे अपना ऑफिस डिजाइन कराना है, मैं आपके घर आया देखकर, यार ये तो बहुत जबरदस्त घर बनवाया, आपने बताया सर यूएस का डिजाइनर है जिससे मैंने सारा, आर्किटेक्ट है जिससे सारा मैंने डिजाइन करवाया, मैंने कहा यार मुझे भी नंबर दो, मैंने आपसे वेबसाइट का एड्रेस लिया, नंबर लिया, बंदे से बात करी, ठीक है, कंपनी को पैसा दिया, और मैंने अपना ऑफिस डिजाइन करवाया उस व्यक्ति से, उसने सारा डिजाइन बनाकर मुझे मेल कर दिया, मैंने पैसा दे दिया। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन बिजनेस पर्पस, भाई मेरा तो बिजनेस है, मैं अपने ऑफिस को डिजाइन करा रहा हूं, this is also supply, section 7 subsection 1 clause b, that is inward supply। क्लियर है ये? तो यहां पर ध्यान रखिएगा 171A में कंसीडरेशन भी था, बिजनेस का होना भी जरूरी है। सेक्शन 71B यहां पर कंसीडरेशन तो होना जरूरी है मगर बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी नहीं है। यहां बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है, जो सर्विस आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं तब भी ठीक सप्लाई है, पर्सनल पर्पस के लिए करें तब भी सप्लाई है, ठीक है। दोबारा सेक्शन 71A में आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे थे, सेक्शन 71B में हम इनवर्ड सप्लाई की बात कर रहे हैं। थर्ड सी क्लॉज, आपसे कहा था 3 क्लॉज हैं, तो क्लॉज सी क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। ये और भी मजेदार है। क्लॉज सी, क्लॉज सी कहता है एक्टिविटीज सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज covered in शेड्यूल 1। अब इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, उन्होंने कहा देखो ये ऐसी एक्टिविटीज हैं, एक लिस्ट हम दे रहे हैं, शेड्यूल 1 में लिस्ट दे दी, वहां पर जो एक्टिविटी लिखी हुई है वो क्या है, वो सप्लाई है। ध्यान से देखो, क्लॉज ए में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई की बात कर रहे हैं, सच एज, ठीक है, कंसिडरेशन जरा होना जरूरी है, 1% टू अनदर लिखा हुआ है, बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, चलो कुछ दिमाग लगाया। फिर क्लॉज बी में कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है फॉर ए कंसिडरेशन, बिजनेस एक्टिविटी है नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी को हटा दिया, आपने कहा चलो ये भी हो गया। अब बेटा उन्होंने कहा एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 1, इसका मतलब समझ रहे हो कि शेड्यूल 1 में अगर किसी एक्टिविटी को सप्लाई लिख दिया तो सर आपके हिसाब से वो सप्लाई है या नहीं है, वो सप्लाई मानी जाएगी। तो बेसिकली ये जो होती है ना, अच्छा यहां पर एक और चीज है, विदाउट कंसिडरेशन, ये देखो और बहुत बढ़िया, कहते हैं शेड्यूल 1 में हमने एक लिस्ट बनाई है एक्टिविटीज की, वो सारी की सारी एक्टिविटीज क्या है, सप्लाई है, और ये सारी एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, विदाउट कंसिडरेशन। तो एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन कवर्ड इन शेड्यूल 1, activities without consideration covered in schedule 1 are deemed to be supply। बेटा ये होती है deemed supply। ऐसी एक्टिविटीज जिसे सप्लाई माना जाएगा, माना जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, वो अभी लिस्ट नहीं करा रहा है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, मैंने कहा ज्वेलर, आपकी ज्वेलरी शॉप है और आपने पुराना फर्नीचर बेचा पैसों के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके ऑफिस में आपकी ज्वेलरी शॉप पर पुराना फर्नीचर है, वो आपने बेचा किस कबाड़ी को, पैसों के बदले। तो ये मैंने कहा था कि भाई
फर्नीचर पुराना गुड्स है, पैसे मतलब कंसिडरेशन, कबाड़ी मतलब 1% टू अनदर, और क्योंकि बिजनेस की एसेट थी तो वो यहाँ पर हो गया इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने कहा था ये भाई डिस्पोजल का एग्जांपल है, तो ये यहाँ कवर हो गया। आपने कहा सर मैंने फर्नीचर बेच दिया, सॉरी मैंने फर्नीचर डिस्पोज कर दिया, बेचा नहीं, मैंने फर्नीचर डिस्पोज कर दिया मगर पैसा नहीं लिया। उठवाना था, मैंने कहा भाई फर्नीचर उठा के ले जा यार, अपना भला कर। कोई व्यक्ति आया, ठीक है, मैं अपना फर्नीचर बेचना था, तो एक पुराना दोस्त मिला, उसने कहा यार फर्नीचर दे रहा है, एक काम कर मुझे दे दे, पैसे ले ले। मैंने कहा क्या दोस्त से पैसा लूंगा, मैंने उसको दे दिया। अब समझना, पुराना फर्नीचर था, कंसिडरेशन नहीं, तो भाई जैसे कंसिडरेशन नहीं है, आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी से ए से बाहर निकल गए, फिर तो ये 1 ए में कवर नहीं होता। बेटा ये एक्टिविटी हम शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे। शेड्यूल 1 में ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिना कंसिडरेशन के की गई हैं। आप लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि शेड्यूल 1 में लिख दिया तो उन्हें सप्लाई माना जाएगा, इसलिए हम उन्हें कहते हैं डीम्ड सप्लाई। ठीक है, तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, all forms of supply of goods or services or both for a consideration by one person to another in course or furtherance of the business such as, ये 8 एग्जाम्पल को याद कर लेना। ये क्या है? ये है सेल, ये है ट्रांसफर, ये है बार्टर, ये है एक्सचेंज, ये है लाइसेंस, ये है रेंटल, ये है लीज और ये है डिस्पोजल। ठीक है, फिर कहा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, गुड्स नहीं क्योंकि गुड्स कस्टम में कवर होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए या पर्सनल पर्पस के लिए है। ठीक है, ये सप्लाई में कवर हो जाता है। ये इनवर्ड सप्लाई है, क्लॉज ए में आउटवर्ड सप्लाई थी। अब क्लॉज सी में कहा सप्लाई इंक्लूड्स, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सप्लाई इंक्लूड्स एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन बट लिस्टेड इन शेड्यूल 1, एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन लिस्टेड इन शेड्यूल 1, इन्हें डीम्ड सप्लाई कहा जाता है, डीम्ड सप्लाई कहा जाता है। अब यहां पर बिजनेस है या नहीं है, ये शेड्यूल 1 में जाकर एक्टिविटी वाइज पता लगेगा कि सर वो एक्टिविटी बिजनेस के लिए है या नहीं है, क्या ऐसा कुछ लिखा नहीं है, वो वहां पर पता लगेगा। वो तो उसके लिए आपको बेटा शेड्यूल 1 में कराऊंगा पूरा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चलिए, तो यहां पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, बार बार कह रहा हूं क्लॉज के साथ करो, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। जहां जरूरत नहीं है मैं मना कर दूंगा, सेक्शन याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहां पर याद करना जरूरी है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। अब क्या करेंगे साथ में? हाँ जी, सेक्शन तो मैंने बहुत सारे बताए थे आपको, सेक्शन तो बहुत सारे बताए थे। अब ये हो गया, चलिए ये हो गया। अब करते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए क्या कहता है बेटा? ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम में इसका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए कहता है इफ एन एक्टिविटी इज सप्लाई, if an activity is supply, check शेड्यूल 2। ये लीजिए, अभी तो शेड्यूल 1 की बात कर रहे थे, अब ये आ गया शेड्यूल 2। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ए कहता है देखो भाई, अगर एक एक्टिविटी सप्लाई है, सप्लाई है इसका मतलब क्या है? इट मींस activity is covered under section 7 subsection 1। एक एक्टिविटी सप्लाई कब होती है? अगर वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में कवर हो जाए। और सेक्शन 7 1 ए क्या कहता है? अगर एक एक्टिविटी सप्लाई बन गई है, मतलब एक एक्टिविटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए या क्लॉज बी या क्लॉज सी में कवर हो गई तो वो सप्लाई हो गई। तो अब शेड्यूल 2 चेक करो, क्या बताएगा? शेड्यूल 2 बताएगा जो सप्लाई है, सप्लाई है इज ऑफ गुड्स और इज ऑफ सर्विसेज। आपने ये तो चेक कर लिया एक एक्टिविटी सप्लाई है, आपने ये तो चेक कर लिया एक एक्टिविटी सप्लाई है। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा इसको। मैंने आपसे कहा कार, ये बताओ कार गुड्स है या सर्विस है? एनी
इमूवेबल गुड्स मींस एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपने कहा सर कार गुड्स है, मैंने कहा वेरी गुड, गुड्स है, ठीक है, कार क्या है, गुड्स है। कार किराए पर दी गई, कार किराए पर दी गई। अब देयर इज अ कंफ्यूजन, देयर इज अ प्रॉब्लम, व्हाई, बिकॉज किराए पर देना एक एक्टिविटी है और एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, जनरली हम सर्विस। कार गुड्स है, अब कार गुड्स है, किराए पर देना जो एक्टिव सर्विस से होता है। तो अब जब कार किराए पर दी गई तो हम गुड्स की सप्लाई माने या सर्विसेज की सप्लाई माने, कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूजन है। तो यहां पर लॉ मेकर ने शेड्यूल 2 में ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जहां पर यह बताया गया है कि जो पर्टिकुलर सप्लाई है वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की सप्लाई है, वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है। तो सेक्शन 7A सिर्फ ये कहता है कि भाई अगर एक एक्टिविटी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली सप्लाई बन गई है तो शेड्यूल 2 में जाकर सिर्फ ये चेक कर लो कि वो सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज की है। फर्क क्या पड़ेगा, इसका इंपॉर्टेंस समझिए बेटा। गुड्स पर जो जीएसटी के रेट हैं और जो सर्विसेज पे जीएसटी के रेट हैं वो अलग अलग है, ठीक है, जनरली, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं वहां पर जो जीएसटी का रेट है वो 18% है, मगर गुड्स पर जो सर्विसेज का रेट है वो 3% भी हो सकता है, ठीक है। वो जो आपका रेट है वो 3% भी है, वो आपका 12% भी रेट है, वो आपका 18 भी हो सकता है, वो आपका 28% का रेट भी है। तो गुड्स, एक सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज की है, उसको अलग अलग करने का एक कारण यह है क्योंकि उन दोनों के जो टैक्स रेट है, जीएसटी के रेट है, वो अलग अलग होंगे। नंबर 2, मैंने आपसे कहा था टैक्सेबिलिटी सप्लाई, मतलब जब किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। मतलब हमें यह चेक करना होता है कि किस दिन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है। तो इसके लिए एक चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का मेथड एंड सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का मेथड अलग अलग है। तो अगर आपने सप्लाई कर दी, गुड्स या सर्विसेज है, ये समझ आ गया कि आपने जो एक्टिविटी करी, जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, कार गुड्स है, कार किराए पर दिया तो सप्लाई भी कर रहे हैं, मगर जो सप्लाई है कार गुड्स है, किराए पर दे रहे हो तो अब इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सर्विसेज माना जाएगा। कंफ्यूजन, तो लॉ मेकर ने कहा देखो शेड्यूल 2 चेक करो और वहां पर जाके देखो जो कार किराए पर दे रहे हो, कार मतलब गुड्स किराए पर दे रहे हो, ठीक है, तो वो एक्टिविटी जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है। उसके अकॉर्डिंगली उसका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करो, उसके अकॉर्डिंगली उसका टैक्स निकालकर गवर्नमेंट को पे करना है, ठीक है जी। चलिए, तो भाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A का रूल तो यहीं खत्म हो गया। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, हमें शेड्यूल 2 को पढ़ना पड़ेगा। वहां जाकर देखेंगे कि जो कार किराए पर दे रहे हैं ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, ठीक है ना मजेदार चीज कि गुड्स में डील कर रहे हो मगर वो सर्विस बन रहा है। नेक्स्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सप्लाई एक्सक्लूड्स। भाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ने तो कहा सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में ये शामिल है, फिर उन्होंने कहा चलो यार एक नेगेटिव लिस्ट भी दे देते हैं, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात कर लेते हैं जिसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा, मतलब गुड्स है, सर्विसेज है, ठीक है। सेक्शन 7(1) की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, मगर हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहते तो एक नेगेटिव लिस्ट दे दी, जैसे सर्विस टैक्स में भी पहले नेगेटिव लिस्ट हुआ करती थी कि भाई ये एक्टिविटीज हैं जिन्हें सर्विस नहीं माना जाएगा। तो यहां पर कहा गया ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो चाहे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली तो क्या है हमारे पास सप्लाई है, मगर हम इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहते तो नेगेटिव लिस्ट। तो सप्लाई एक्सक्लूड्स ऐसी एक्टिविटीज जो सेक्शन 7(1) की कंडीशन फुलफिल कर रही हैं मगर हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएंगे, तो सप्लाई एक्सक्लूड्स, सप्लाई एक्सक्लूड्स activities covered in schedule 3। ये लीजिए एक और शेड्यूल आ गया।
तीन शेड्यूल पढ़ने हैं बेटा, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। शेड्यूल 1 कहता है डीम्ड सप्लाई, ऐसी एक्टिविटी जो विदाउट कंसिडरेशन की गई है मगर सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 कहते ये बताएगा कि एक पर्टिकुलर सप्लाई गुड्स की है या सर्विसेज की है। शेड्यूल 3 ये बताएगा ऐसी एक्टिविटी जो शायद सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की कंडीशन फुलफिल कर रही हैं मगर हम उन्हें सप्लाई नहीं मानेंगे, अकॉर्डिंगली उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सप्लाई एक्सक्लूड्स एक्टिविटीज कवर्ड अंडर एक्टिविटीज कवर्ड इन शेड्यूल 3। ठीक है, और यहां पर क्या है दूसरा लिखे, नोटिफाइड एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी in which they are engaged as public authorities. Central government, state government, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, जी हाँ ये भी पर्सन है अंडर जीएसटी, ये भी पर्सन है। ये अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं एज पब्लिक अथॉरिटी, एज पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, एज पब्लिक अथॉरिटी, तो वो एक्टिविटीज जीएसटी में कवर है। तो यहां पर लिखा है दैट सेंट्रल काउंसिल की रिकमेंडेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट हैज पावर कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट खुद या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज्ड हैं, एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज्ड हैं, वो कुछ एक्टिविटीज को जीएसटी के दायरे से बाहर कर सकते हैं, नोटिफाइड एक्टिविटीज। ठीक है, ये नोटिफिकेशंस आती हैं और वो हम यहां पर आगे कवर करेंगे। क्लियर है ये? तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बताता है कि सर्विसेज में क्या शामिल नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट बेटा, ये शेड्यूल एक्चुअली हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये शेड्यूल हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट में एक या दो नोटिफिकेशन है जो हम कवर कर लेंगे, मगर जो बड़ी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी वो एक्टिविटी हमें शेड्यूल 3 को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 7(1) सर्विस सप्लाई इंक्लूड्स सेक्शन 7(1)(a), ठीक है। शेड्यूल 3 ये बताया, शेड्यूल 2 ये बताएगा जो एक्टिविटी है सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सप्लाई एक्सक्लूड्स एक्टिविटी कवर्ड इन शेड्यूल 3 प्लस नोटिफाइड एक्टिविटीज इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है जी, और लास्ट ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, ये आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है बेटा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, यही हम सीजीएसटी एक्ट ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर, जो सेक्शन 7 है सीजीएसटी एक्ट का है। ठीक है, सेम सेक्शंस यूजफुल होते हैं स्टेट एसजीएसटी एक्ट के लिए भी। तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पावर देता है। क्या पावर देता है, इसको शॉर्ट में ही समझा रहा हूं। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में पावर दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये बता सकती है दैट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, any supply is any supply of goods shall be taken as, इसके साथ से ना एनी वर्ड हटा दो बच्चे, सप्लाई ऑफ गुड्स shall be taken as supply of services या supply of services shall be
टेकन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये बता सकती है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। मतलब एक एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है, मगर गवर्नमेंट कह सकती है नहीं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एक एक्टिविटी सप्लाई ऑफ सर्विस है, मगर गवर्नमेंट कह सकती है नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, थियोरेटिकल पर्पस के लिए, भाई सब एग्जाम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तीनों सेक्शन की हमने बात की थी जो कवर करने हैं, इसलिए मैंने सिर्फ ये कवर कराया। तो बेटा एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये चारों ही सेक्शन हमने क्लास में कर दिए हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, आपको ये जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है, ये बहुत बढ़िया तरीके से याद करके जाना है एग्जाम में और आगे बढ़ना है। इसके बाद इस सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का जो शेड्यूल 1 की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये हमें पढ़ना है। फिर हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A में जो शेड्यूल 2 के बारे में बताया गया है, ये हमें पढ़ना है। और उसके बाद सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सप्लाई एक्सक्लूड्स, शेड्यूल 3 जो ये बताता है सप्लाई में क्या शामिल नहीं होगा, ये हमें पढ़ना है। तो अब हमारा काम क्या है, शेड्यूल 1 को पढ़ना, शेड्यूल 2 को पढ़ना, शेड्यूल 3 को पढ़ना। जी हाँ, इन तीनों शेड्यूल को पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, एग्जाम में बन सकते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो जब तक यही पता नहीं होगा, हो सकता है एग्जामिनर एक क्वेश्चन दे दे और पूछे बताओ जीएसटी कितना, आप कहो सर ये तो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नील हुआ, या वो गुड्स नहीं है तो सर जब गुड्स ही नहीं है तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो देयर आर स्टेप्स, गुड्स या सर्विस का होना जरूरी है, फिर उसके बाद उसकी सप्लाई होनी जरूरी है, चेक करो वो एक्सक्लूड तो नहीं की गई है। फिर धीरे 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 आगे बढ़ेंगे, जब सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं, पता लग जाता है कि हाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसे जीएसटी से बाहर कर रहा है, तो हम उसके ऊपर फिर टैक्स लगाएंगे, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी चीजें। तो डेफिनेशन को अच्छी तरीके से बेटा याद रखिएगा, ये लिखवा कर इसलिए था करवाए कि सीधा दिमाग में जाए। ठीक है, थोड़ा चार्ट फॉर्म में यहाँ पर की है, ग्राफ चार्ट फॉर्म में की है ताकि याद रहे। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, अभी हमें करना है शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।